दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है गुजरात मॉडल। एक समय था जब गुजरात मॉडल की बहुत बात होती थी, जब भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे और पूरा देश यह चाहता था कि गुजरात मॉडल को अपने अपने राज्यों में लागू किया जाए। वह समय धीरे धीरे बदल रहा है। अब समीक्षा करने का समय है कि क्या कारण था कि जो गुजरात मॉडल इतना सक्सेसफुल माना जाता था वह आज दूसरे राज्यों में लागू नहीं हो पाया। कम से कम अभी कोई ऐसा राज्य नहीं है जो इस बात की तस्दीक करता हो कि उसने गुजरात मॉडल को अपनाया और अपने विकास को उस स्तर पर पहुंचाया। गुजरात मॉडल दरअसल था क्या? गुजरात मॉडल कुछ विशेष बातों पर टिका था, जिसमें सबसे पहला था राजनीतिक इच्छा शक्ति। कुछ ऐसे राजनेताओं ने, जिसमें नरेंद्र मोदी के पहले के राजनेता भी रहे, जिन्होंने एक ऐसा सपना देखा जो न केवल गुजरात को बल्कि गुजराती व्यापारियों को पूरे विश्व का सिरमौर बनाना चाहते थे। उन लोगों ने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जिससे व्यापार आगे बढ़े। सबसे प्रमुख था उसकी भौगोलिक स्थिति, जिसने उसे बहुत मदद की। कई बंदरगाह थे, कई विदेशी लोगों का आना जाना था, खासकर व्यापारियों का। उनके साथ मिलकर इस व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया, जो आज भी मोदी जी की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। वे चाहते हैं कि इसके पहले कि जब लोगों का आह्वान किया जाए तो अपना घर साफ कर लिया जाए, व्यवस्थाएं बेहतर कर ली जाएं, जो गुजरात मॉडल की रीढ़ रही। आज भी गुजरात में जाएं तो सड़क, पानी और बिजली कोई कमी नहीं है। गांव-गांव तक सड़कें हैं, बहुत अच्छी सड़कें हैं। बिजली निर्बाध रूप से मिलती है, पानी की कोई समस्या नहीं है। एक समय था जब कच्छ और काठियावाड़ में पानी की समस्या थी, पर सरदार सरोवर बांध ने और नहरों के जाल ने उस क्षेत्र को इस तरह से पाट दिया कि आज वही इलाका खेती से लहलहा रहा है और औद्योगिकरण चरम पे है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसके बाद थी अफसरशाही। यह एक ऐसा बिंदु है जिस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। राजनीतिक इच्छा शक्ति के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई बिंदु होता है तो वह अफसरशाही का ही होता है। ये अफसरशाही है जो राजनीतिक सपनों को उड़ान देती है, पंख देती है। अफसरों ने वहां दिन रात एक कर दिया। भ्रष्टाचार निम्न स्तर पर था, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति अगर कोई कारोबार करना चाहता था तो उसको जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, यहाँ तक कि केंद्र स्तर पर भरपूर सहयोग मिला। वित्तीय संस्थानों ने भी वहाँ बहुत अच्छे ढंग से काम किया और इसके कारण परिस्थितियाँ बेहतर होती गई। पूरे प्रदेश की तरह गुजरात में भी 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी, इसलिए कृषि आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। पहले पैकिंग और उनको बाहर भेजने संबंधी आपने एक बहुत बड़ा आंदोलन अमूल के रूप में भी देखा होगा, जो 60 और 70 के दशक से शुरू होकर अपने चरम पे था। कई बार यह महसूस किया गया कि वहाँ गायें उतनी बेहतर नहीं होती जितनी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या और मैदानी इलाकों की होती है। ना ही उतना बेहतर चारे की व्यवस्था होती थी, लेकिन फिर भी अमूल ने दूध की एक बहुत बड़ी क्रांति की। अकेले दूध ही नहीं, वह सभी क्षेत्र जिसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट की तरह काम करना था, वे बहुत तेजी से आगे बढ़े। उसका कारण वहाँ के लोगों की मानसिकता रही। और आज गुजरात मॉडल हम सबके जहन में तो है, लेकिन हम अपने क्षेत्रों में उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।
एक शब्द अक्सर हमारे देश में लिया जाता है, वह है पीपीपी मॉडल, जिसमें त्वरित रूप से सरकारों का पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन पब्लिक के लोग उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे उनको रिटर्न मिल जाता है। गुजरात पहला प्रदेश था जिसने सबसे पहले इस मॉडल का बहुतायत में प्रयोग किया। बड़े इन्वेस्टर्स ने वहां पैसा लगाया, जनता ने उनको रिटर्न दिया। पीपीपी मॉडल ने गुजरात के औद्योगिक विकास को बहुत गति दी, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को। वहाँ बंदरगाह बने, हवाई अड्डे बने, सड़कें बेहतर हुई और इसने सभी ने औद्योगिक विकास को बहुत गति दी। इन सब के साथ में एक और बड़ा बिंदु था, वह था शिक्षा का। गुजराती लोगों की शिक्षा में संस्कार बहुत मजबूत हैं। वे छोटी मोटी परेशानियों से घबराते नहीं। उन्हें पता है कि अगर व्यापार है तो घाटा भी हो सकता है और उसे खड़ा करने में समय भी लग सकता है। जो लोग स्वभाव से व्यापारी नहीं होते, वे रिस्क लेने में भी घबराते हैं और घाटे से डरते भी हैं। गुजराती लोग यहाँ तक कि शेयर मार्केट में भी बहुत पैसा लगाते हैं, पर वे पहले कंपनियों के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं और समझदारी से पैसा लगाते हैं। उनकी इसी मानसिकता के कारण व्यापार उत्तरोत्तर प्रगति करता रहा। परंतु जहां एक ओर गुजरात इस प्रकार प्रगति कर रहा था, वहीं कुछ सामाजिक समस्याएं भी वहां जन्म ले रही थी। क्योंकि सभी मजदूरी या बड़े स्तर के या मझोले स्तर के काम सिर्फ गुजराती लोग नहीं कर सकते, इसलिए सूरत जैसे तमाम शहरों में देश के अन्य भागों के लोगों ने आकर बसना आरंभ किया। पहले मजदूर वर्ग, फिर इसके ऊपर के मैनेजर्स और तमाम मध्यम वर्गीय लोग आके गुजराती सभ्यताओं में घुलने मिलने लगे। इसके कारण वहाँ सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ अपराध की दर भी बढ़ने लगी और गुजरात धीरे धीरे दो भागों में बंटने लगा। एक वह भाग जो बहुत अमीरों का था और एक वह भाग जो मजदूरों का था। संभवतः यह वह कारण रहा जिसके कारण गुजरात मॉडल उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। यही सामाजिक असमानता ने लोगों में फिर समस्याएं उत्पन्न करना आरंभ की। गुजरात की जो भौगोलिक स्थिति थी, वह स्थिति उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों की नहीं थी। उन्हें वे फायदे भी नहीं मिल पा रहे थे जो बंदरगाहों से मिलते थे। राजनीतिक स्थितियां भी अलग थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है बाकी दूसरे राज्यों का जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व दरअसल एक बड़ी समस्या उत्पन्न करता है। जनसंख्या घनत्व बड़ी समस्या तब उत्पन्न करता है जब हम सामाजिक कार्यों पर ध्यान देने जाते हैं। वे लोग जो शिक्षा ग्रहण नहीं करते, जिनकी संस्कृति उतनी मजबूत नहीं है, वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं, दंगे करते हैं। और आप देखेंगे कि जिन राज्यों में आर्थिक प्रगति धीमी है, वहाँ सामाजिक समरसता ठीक नहीं है। ये सभी कारण जो गुजरात के लिए बेहतर थे, जिनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, जिसमें अफसरों का सहयोग था या जिसमें संस्कृतियों का सहयोग था, वे सभी यहाँ पर उस ढंग से कार्य नहीं कर रही थी। राजनीतिक स्थायित्व एक बहुत बड़ा कारण जरूर रहा, लेकिन मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां 20-25 वर्षों से भाजपा की ही सरकार है, वहां दूसरे तथ्यों ने काम किया। अफसरों की लाल फीताशाही एक बहुत बड़ा धब्बा है। अफसर कभी ये बात नहीं मानते कि उनके कारण देश पीछे जा रहा है। राजनेता भी संभवतः इस बात पर बहस नहीं करते कि इस बाबूशाही ने, अफसरशाही ने देश का बहुत नुकसान किया है। पर अगर देश को आगे ले जाना है और शिक्षा या प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ना है, तो एकमात्र वर्ग जो कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहा है, वह है अफसरशाही। वे नया कुछ सीखने को तैयार ही नहीं होते। उन्हें हमेशा यह लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है। वे हर 2 साल या 3 साल में अलग अलग विभागों में जाते हैं और अपने ढंग से उस विभाग को चलाने का प्रयास करते हैं। और वही समस्या जो राजनीतिक दलों के बदलने से
राज्य की सरकारों में होती है वही उन विभागों में होती है। वे अपने परिचित और पसंदीदा लोगों को विभागों में लाना चाहते हैं, उस ढंग से विभाग को चलाना चाहते हैं और उन सारी नीतियों को बदल डालना चाहते हैं जो पहले से चलती आई है। इससे कोई भी नीति स्थायी नहीं हो पाती। राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को इस प्रश्न पर हमेशा विचार करना चाहिए कि इन्वेस्टर्स मीट करने के पहले एक बार स्वयं देखें कि वह गुजरात मॉडल जो आज से 25 वर्षों पहले पूरे देश के लिए उत्सुकता का विषय था और अनुकरणीय था, वह आज सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा है, उसकी कमियां क्या है। उन कमियों की जितनी बेहतर समीक्षा की जाएगी वह राज्य उतने बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकता है। श्रम का विभाजन, अर्थ का विभाजन और अपनी कमियों को समझने के लिए जिस शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है वह शिक्षा व्यवस्था कहाँ है। हमारे देश में अंकेक्षण को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है। अगर हम किसी भी व्यक्ति को ऑडिट करने या स्व का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं तो वह नाराज हो जाता है। इसके ऊपर बात करने वाले को व्यवस्था विरोधी कहा जाता है, जबकि व्यवस्था के लिए ये एक महत्वपूर्ण भाग है। एक समय था जब थर्ड पार्टी ऑडिट को बहुत गंभीरता से लिया जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आइए हम सभी औद्योगिक घराने, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपनी कमियों को पहचाने, यह समझने का प्रयास करें कि आज हम जहां हैं उससे बेहतर कैसे हो सकते हैं। अपना बेहतर अंकेक्षण करें, अपनी कमियों को अपने वार्षिक चार्ट के साथ समाज के सामने रखें और बताएं कि हम उसको किस प्रकार बेहतर करना चाहते हैं। इस प्रकार हम आलोचकों का मुंह भी बंद कर सकेंगे और संभवतः इसी से हम विकास की गति को आगे ले जा सकेंगे। धन्यवाद।